Good morning students. Today we are going to study types of contracts. So let's start. यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है उनको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट जो पार्ट है या जो बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ क्रिएशन, यानी निर्माण के आधार पर, निर्माण विधि के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, यानी जो निष्पादन के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध कितने प्रकार के हैं। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी, यानी प्रवर्तनीयता के आधार पर अनुबंध कितने प्रकार के हैं या कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन, यानी जो क्रिएशन के आधार पर, मोड ऑफ फॉर्मेशन के आधार पर, निर्माण के आधार पर अनुबंध को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट या इसको हिंदी में हम कहते हैं स्पष्ट अनुबंध। स्पष्ट अनुबंध, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हम उसे कहते हैं जिस कॉन्ट्रैक्ट को हमने या तो लिखित में या फिर हमने बोलकर किया है। कहने का तात्पर्य या तो रिटन फॉर्म में है या फिर उसको ओरल फॉर्म में है, तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल क्या है, आपने अपना घर बेचने के लिए अपने फ्रेंड के सामने एक प्रस्ताव रखा, ऑफर रखा कि आप अपना घर 5 लाख रुपए में बेचना चाहते हैं। ये प्रस्ताव आपने लिखित में किया है या बोलकर किया है, और जो आपका फ्रेंड है वो उस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति या तो लिखकर या बोलकर जब आपको देता है कि वह भी आपका घर 5 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार है, तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जहां पर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस यानी प्रस्ताव प्लस स्वीकृति ये दोनों या तो लिखित फॉर्म में हो या फिर वो ओरल फॉर्म में हो, तो उसको हम स्पष्ट ठहराव या फिर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसे हमने रिटन फॉर्म में या ओरल फॉर्म में नहीं किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट, इसमें आमतौर पर जो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है वो हमारे कंडक्ट के आधार पर, हमारे बिहेवियर के आधार पर, हमारे एटीट्यूड के आधार पर डिसाइड किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप जैसे कोई टैक्सी जो है स्टैंड पर खड़े हैं, बस स्टैंड पर खड़े हैं, वहां पर एक बस आके रुकती है, आप बस में बैठ जाते हैं। आपको उसका पता रहता है कि ये एक पर्टिकुलर जो स्टेशन तक जाएगी या पर्टिकुलर जो शहर या गांव तक जाएगी, आप उसमें बिना पूछे बैठ जाते हैं, बस जैसे ही रुकती है, और उसके बाद आप कंडक्टर को पैसे दे देते हैं बस में, और आप एक सर्टेन जो डेस्टिनेशन है वहां पर जाकर आप उतर जाते हैं। तो देखिए, आपने ना कोई लिखित में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, ना कोई आपने ओरल फॉर्म में किया है, तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट या गर्भित अनुबंध। इसका एक और एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि आपने बहुत बार देखा होगा कि जैसे शॉप पर आप जाते हैं, आपने वहां से क्या है जो सामने जो चॉकलेट रखी हुई है, आप एक चॉकलेट उसमें से निकाल लेते हैं, जो शॉपकीपर बैठा है आप उसको उसका जो पैसा है वो दे देते हैं। ठीक है, जो आपने पसंद की वो चॉकलेट आपने निकाल लिया बॉक्स में से, और उसके बाद जो पैसे हैं वो आप उसको दे देते हैं। तो देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ना तो रिटन फॉर्म में है ना ही ओरल फॉर्म में है। इसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट या गर्भित अनुबंध, क्योंकि यहाँ पर जो प्रस्ताव प्लस स्वीकृति है या ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है वो ना तो रिटन फॉर्म में है और ना ही ओरल फॉर्म में। तो इस प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट या गर्भित अनुबंध। एक ही बात ध्यान रखनी है कि गर्भित अनुबंध या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में
जो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस वो रिटर्न या ओरल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन कंडक्ट, साइन एंड बिहेवियर और एटीट्यूड ऑफ द पार्टी। नेक्स्ट है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। देखिए इस कॉन्ट्रैक्ट को दोनों नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कुछ उसको क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो देखिए ये क्वाजी या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हिंदी में कहते हैं अर्ध अनुबंध, यानी एक प्रकार से जो आप अनुबंध नहीं करते हैं बट जो लॉ है वो आपके कंडक्ट को एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट मान लेता है। आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया बट और उसमें जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के वो भी नहीं होते हैं, इसके बावजूद यदि कानून उस एक्ट को, उस ट्रांजैक्शन को यदि कॉन्ट्रैक्ट मान लेता है तो उसको हम कहते हैं क्वाजी या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अर्ध अनुबंध। इसका जो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ये है कि अनजस्ट इनरिचमेंट ऑफ वन पर्सन एट द कॉस्ट ऑफ अनदर, यानी एक व्यक्ति के नुकसान पर, एक व्यक्ति के लागत पर दूसरे पक्षकार का फायदा नहीं होना चाहिए। इस प्रिंसिपल पर ये आधारित है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। और इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिए। जैसे जो गैस सिलेंडर डिलीवर करने वाली जो एजेंसी है उसने भूल से, आपने सिलेंडर मंगवाया है और उसने क्या किया, भूल से आपके जो नेबर के घर में डिलीवर कर दिया। उसने उसकी बुकिंग नहीं करवाई थी परंतु ये भूल से डिलीवर हो गया। अब जो आपका नेबर है उसने उस सिलेंडर की जो गैस है उसको कंज्यूम कर लिया है, उसका यूज कर लिया है। तो अब क्या होगा कि उस नेबर को जो सिलेंडर का प्राइस है वो गैस एजेंसी को पे करना पड़ेगा। नेबर ये नहीं कह सकता कि मैंने बुकिंग नहीं करवाई है, मैंने गैस सिलेंडर नहीं मंगवाया है। ठीक है ना, क्योंकि यदि ऐसा हो जाएगा तो क्या है कि एक व्यक्ति के नुकसान पर दूसरे का फायदा हो सकता है और ये कानून की नज़र में सही नहीं है। ठीक है, सबको यदि हमें जस्टिस प्रोवाइड करना है तो उसके लिए जो लॉ है वो इस प्रकार के एक्ट को, ट्रांजैक्शन को एक कॉन्ट्रैक्ट मान लेता है। ठीक है, एक प्रकार से इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, यानी कंस्ट्रक्टिव मतलब उसको बना लिया गया है नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट वास्तविक रूप से, क्योंकि ना तो वहां पर ऑफर है ना ही एक्सेप्टेंस है। एक दूसरा मैं एग्जांपल और आपको दे सकता हूं, जैसे आपने अपने लिए है क्लोथ्स या जो गारमेंट्स है वो परचेज किए हैं और आप रास्ते में अपने घर जा रहे हैं और रास्ते में आपका जो फ्रेंड का घर में आप रुक गए हैं और वहां पर आपने पानी पिया, चाय नाश्ता किया, उसके बाद आप वो जो कपड़े थे जो आपने बाजार से खरीदे थे वो वहीं भूल गए और आप चले जाते हैं। अब जो आपका फ्रेंड है या जिसके घर पे आप कपड़े भूले हैं वो यदि उनका यूज कर लेता है, ठीक है ना, उनको यूज कर लेता है या फिर उन कपड़ों को किसी व्यक्ति को गिफ्ट में दे देता है, तो ऐसी स्थिति में उस फ्रेंड को जो भी जितने भी पैसे के आपने कपड़े खरीदे थे उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्या है, अनजस्ट इनरिचमेंट ऑफ वन पर्सन एट द कॉस्ट ऑफ अनदर, यानी किसी भी एक व्यक्ति के नुकसान पर या लागत पर दूसरे का अनुचित जो फायदा नहीं होना चाहिए, अनुचित लाभ नहीं होना चाहिए दूसरे पक्षकार को। तो इसीलिए क्या है कि कोर्ट जहां पर एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं होते परंतु यदि कोर्ट को या लॉ को लगता है तो वो इस प्रकार के ट्रांजैक्शन को या एक्ट को कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट या फिर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मान सकता है। नेक्स्ट है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। देखिए कॉन्टिंजेंट या फिर इसको हिंदी में कहते हैं संयोगिक अनुबंध, यानी जो किसी संयोग पर या किसी हैपनिंग पर, फ्यूचर इवेंट पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने किसी व्यापारी से एक प्रॉमिस किया है कि यदि मेरे खेत में इस बार अच्छी जो फसल हुई बाजरे की फसल, तो मैं उस फसल को 2000 रुपए क्विंटल के हिसाब से आपको 20 क्विंटल बाजरा बेचूंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है
कि एक तरीके से ये फ्यूचर पर डिपेंड करता है कि फसल अच्छी होगी तभी मैं ये ट्रांजैक्शन करूंगा, यदि फसल नहीं हुई तो फिर ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। इसका दूसरा एग्जांपल क्या है कि जब आप अपने स्कूटर का, बाइक का, गाड़ी का बीमा करवाते हैं तो बीमा कंपनी आपसे प्रॉमिस करती है रिटर्न में कि यदि आपका एक्सीडेंट होता है तो वो आपको क्षतिपूर्ति करेगी, कंपनसेशन आपको देगी, इंडेमनीफाई करेगी। और यदि जो एक्सीडेंट नहीं होता है तो किसी भी प्रकार का जो बीमा कंपनी के द्वारा आपको पेमेंट नहीं किया जाता है। तो ये जो एक तरीके से जो उसकी परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है फ्यूचर पॉसिबिलिटी पर, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट या संयोगिक अनुबंध, जो किसी संयोग पर या चांस पर निर्भर करे, ठीक है, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब उसके बाद है नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, यानी निष्पादन के आधार पर, एग्जीक्यूशन के आधार पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने प्रकार के हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल का मतलब क्या होता है, एक पक्षीय अनुबंध, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पक्षकार ने अपनी ऑब्लिगेशन को, जैसे जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो उसमें राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है वो अराइज होती है। तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को हमने जो लास्ट वीडियो में समझा था, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। जैसे आप अपनी गाड़ी है वो 5 लाख रुपए में मुझे बेचना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आपने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि आप अपनी गाड़ी 5 लाख रुपए में बेचना चाहते हैं। मैंने उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस दे दी कि मैं भी आपकी गाड़ी 5 लाख रुपए में खरीदने के लिए रेडी हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्या है कि मुझे गाड़ी प्राप्त करना है आपसे, तो ये मेरा राइट है। ऑब्लिगेशन क्या है मेरी, मुझे आपको 5 लाख रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। आपका राइट क्या है, ऑब्लिगेशन क्या है, आपका राइट है कि मुझसे 5 लाख रुपए प्राप्त करना, ऑब्लिगेशन है टाइम से गाड़ी की डिलीवरी करना। तो इसमें आप देखिए जो यदि मैंने आपको 5 लाख रुपए दे दिए हैं, आपने मुझे अपनी गाड़ी डिलीवर नहीं की है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पार्टी यानी मैंने अपनी ऑब्लिगेशन या दायित्व को पूरा कर दिया, परंतु आपने अभी तक अपना दायित्व या ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया है, तो उसको हम कहेंगे यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट या एक पक्षीय अनुबंध। यानी जहां पर एक पार्टी की ऑब्लिगेशन पेंडिंग है, अभी तक उसको पूरा किया जाना है, टू बी परफॉर्म्ड बाय वन पार्टी, तो एक पार्टी ने ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया है अपनी ऑब्लिगेशन को या अपने दायित्व को, तो उस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक पक्षीय अनुबंध, ठीक है, यूनिलैटरल। उसके बाद है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जैसे आपने और मैंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि मैं अपनी गाड़ी 5 लाख रुपए में आपको बेचूंगा, आपने मुझसे प्रॉमिस किया कि आप जो मुझसे है वो गाड़ी 5 लाख रुपए में खरीदेंगे, तो ये एक वादा किया है, परंतु ना तो मैंने आपको 5 लाख रुपए दिए हैं और ना ही आपने मुझे गाड़ी की डिलीवरी दी है, तो दोनों का जो परफॉर्मेंस है वो अभी आउटस्टैंडिंग है, तो इसको हम कहते हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यानी जब दोनों पार्टीज का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग हो, एक तरीके से टू बी परफॉर्म्ड हो, यानी उसको फ्यूचर में परफॉर्म किया जाना हो, तब उसको कहते हैं एक तरीके से जो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट या द्विपक्षीय जो अनुबंध। और इसमें एक एग्जांपल और हम ले सकते हैं, जैसे आपने किसी जो ज्वेलर को ये कहा कि उनसे कहा कि आप एक जो रिंग है वो उनको बना के देंगे और उसके बदले वो जो रिंग देंगे उसके बदले आप उनको 50,000 रुपए देंगे, ठीक है ना। तो ना तो उन्होंने अभी आपको रिंग बना के दी है जो ज्वेलर ने, और ना ही आपने उनको 50,000 रुपए दिए, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें दोनों पार्टीज का ऑब्लिगेशन है वो अभी अधूरा है, उसको परफॉर्मेंस अधूरा है, आउटस्टैंडिंग है,
तो उसको हम कहते हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब उसके बाद हम जो नेक्स्ट जो टाइप्स है कॉन्ट्रैक्ट का उसको समझते हैं। ये है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट या एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों एक तरीके से सिमिलर है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि जिसको एग्जीक्यूट किया जाना है। एग्जांपल के तौर पर आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से या जो अमेजोन है वहां से ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है ना, तो कैश ऑन डिलीवरी में क्या सिस्टम होता है, आपने ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद जो कंपनी द्वारा आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी की जाएगी और उसके बाद आपके द्वारा कैश में उस प्रोडक्ट के लिए पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप जब ऑर्डर प्लेस करते हैं कैश ऑन डिलीवरी के बेसिस पर, तो वो एक प्रकार से एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, यानी दोनों पार्टीज को अभी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करना है, अभी दोनों पार्टीज का ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है, एग्जीक्यूटरी मतलब निष्पादनीय अनुबंध, यानी उसका निष्पादन किया जाना है। और एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, निष्पादित अनुबंध, यानी आप उसको ऑलरेडी जो भी पार्टीज है या जो पक्षकार है अनुबंध के या कॉन्ट्रैक्ट के, उन्होंने अपनी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर दिया है या जो भी उनकी ड्यूटी है उन्होंने परफॉर्म कर दी है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर प्लेस किया कैश ऑन डिलीवरी के आधार पर, कंपनी ने आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, आपने उसको कैश में पेमेंट कर दिया, तो इस प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट या निष्पादित अनुबंध। तो ये थे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी। ये इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि जहां पर आपको लीगल रेमेडीज अवेलेबल है, यानी कोई भी पार्टी अनुबंध के कोई भी पक्षकार यदि अपने दायित्व का ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करते हैं, तो जो भी रेसिप्रोकल या पारस्परिक जो पक्षकार है वो उसमें कानूनी मदद की मांग कर सकता है। ठीक है, लीगल रेमेडी है उसकी डिमांड कर सकता है। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी यानी प्रवर्तनीयता के आधार पर अनुबंध कितने प्रकार के हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट किसे कहते हैं, देखिए वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, व्यर्थ ठहराव। और वॉइड एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं होते, यानी माइनर के साथ यदि आप कोई भी माइनर के साथ यदि आप कोई भी एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है ना, माइनर को से घर खरीदने का या उसको घर बेचने का आप कोई भी एग्रीमेंट किया, तो उस प्रकार के एग्रीमेंट को हम कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है ना, और वॉइड एग्रीमेंट में क्या है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, एक वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व उसमें नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने पढ़ा है कि उसमें कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है ना, उसमें जो पार्टीज है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, एक प्रकार से पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, यानी उस प्रकार के एग्रीमेंट को हम परफॉर्म नहीं कर सकते जो हमने वादे किए हैं। ठीक है, तो जिसमें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं होते हैं, जो सेक्शन 10 में डिफाइन किए गए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो फिर उसको हम कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट। याद रखना है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल आप माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हैं, तो माइनर कॉम्पिटेंट नहीं है एग्रीमेंट करने के लिए, लेकिन फिर भी आपने किया, तो उसको हम कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट। और ये क्या है, ये वॉइड अब इनिशियो, यानी बिगिनिंग से ही इस प्रकार के एग्रीमेंट को हम वॉइड कहते हैं, व्यर्थ ठहराव कहते हैं। और इसका जो इफेक्ट है वो नल इफेक्ट होता है, यानी शून्य प्रभाव। ठीक है, इसके बाद है वैलिड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कोई भी एग्रीमेंट जो कानून के द्वारा प्रवर्तनीय हो, जिसमें कानून के द्वारा हम राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को इम्पोज कर सकते हैं, लीगल रेमेडीज की मांग कर सकते हैं, तो इस प्रकार के एग्रीमेंट को या कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या वैलिड एग्रीमेंट। ठीक,
इसमें आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जैसे आपने जो किसी भी व्यक्ति को अपना जो प्लॉट है वो सेल किया है, तो आप उससे उस प्लॉट के जो पैसे हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि अगली पार्टी मना कर दे पैसे देने से, तो आप कोर्ट में उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। आप अपने लिए स्कूटर खरीदते हैं और जो स्कूटर खरीदते हैं तो उसके बदले आपको जो दुकानदार है या जो भी वो कंपनी का मालिक है उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक तरीके से जो इन्फोर्सिबल है, जहाँ पर जो पार्टीज है उनको अपनी ऑब्लिगेशन है वो परफॉर्म करनी जरूरी है। नेक्स्ट है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से जो वॉइड एग्रीमेंट है, और या फिर वॉइड एग्रीमेंट एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों का हाइब्रिड है। मैं आपको बताता हूँ। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक तो वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट प्लस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों का हाइब्रिड है, यानी मिला जुला एक रूप है, उसको हम कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और क्या है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट which is valid at the time of formation but become void due to some subsequent reasons or impossibilities। यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट जब बना था तब तो वो वैलिड था, बट फ्यूचर में किसी परफॉर्मेंस की इम्पॉसिबिलिटी के कारण, यदि उसको हम किसी न किसी कारण से, कोई भी कारण हो सकता है, जैसे लीगल इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई कानून ऐसा बन गया, लॉ में चेंज हो गया कि आप उसको पूरा नहीं कर सकते अपने प्रॉमिस को, या कोई सब्जेक्ट मैटर समाप्त हो गया है, ठीक है ना, या कोई और रीजन है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट आपने किया था उस समय वैलिड था, बट नियर फ्यूचर में, भविष्य में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो गया। तो इस प्रकार के यानी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब बना था तब वैलिड था बट बिकम वॉइड, ठीक है ना। वॉइड एग्रीमेंट में मैंने आपको बताया था कि वॉइड एग्रीमेंट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ये दोनों का मिश्रण है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो आप समझ सकते हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इन्फोर्सिबल, यानी जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब वो इन्फोर्सिबल था बट बिकम वॉइड ड्यू टू सम सब्सिक्वेंट रीजन, यानी कुछ आगामी कारणों से, भविष्य में कुछ घटनाओं से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो गया, यानी वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट में क्या है कि जो प्रॉमिस किया था उस पार्टी की जो है, हो सकता है कि डेथ हो जाए तब वो अपना वादा पूरा नहीं कर सके, या गवर्नमेंट को रूल में बदलाव कर दे, लॉ में चेंज कर दे तब पूरा नहीं कर सके। तो इसका एक एग्जाम्पल हम समझते, देखिए अभी भारत और जो नेपाल के मध्य थोड़ा सा जो एक डिस्प्यूट चल रहा है बॉर्डर एरियाज को लेके, और इस डिस्प्यूट से पहले यदि आप जैसे कोई ट्रेवल कंपनी चलाते हैं, आपने किसी ग्रुप को एक के साथ प्रॉमिस किया है, एक एग्रीमेंट किया है कि आप उनको नेपाल में घुमा के लेके आएंगे, विजिट करवाएंगे, ठीक है ना, काठमांडू, जो भी अदर टूरिस्ट जो प्लेस है, पिकनिक स्पॉट है नेपाल में। परंतु अब देखिए जो एक तरीके से लीगल इम्पॉसिबिलिटी आ गई, नेपाल ने अपने बॉर्डर को बंद कर दिया, तो आप नेपाल नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड डिक्लेयर हो गया, ठीक है। इसका एक दूसरा हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे ऋषि कपूर है, उन्होंने जो एक जब वो अलाइव थे, जीवित थे, तो उन्होंने जैसे किसी फिल्म प्रोड्यूसर के साथ एक एग्रीमेंट किया था, एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो फ्यूचर में उनके साथ एक मूवी बनाएंगे, ठीक है ना। और अब उनकी जो मृत्यु हो गई उसके बाद क्या है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक तरीके से वॉइड हो गया, क्योंकि डेथ की वजह से जो पार्टीज है अपनी ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर सकती। और इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, जैसे जो माइकल जैक्सन है,
यदि वो जब जीवित थे उन्होंने किसी से प्रॉमिस किया था कि वो एक उनके लिए गाना गाएंगे और अब वो नहीं है, या डांस करेंगे, जो भी है अब नहीं है, तो एक तरीके से वो क्या हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यानी जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस समय तो वो वैलिड था, बट फ्यूचर में लॉ में चेंज हो गया, ठीक है ना, या फिर कोई पार्टीज है उसकी डेथ हो गई, या जो सब्जेक्ट मैटर है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर है वो एक तरीके से नष्ट हो गया, समाप्त हो गया है, ठीक है ना। एक इसका एग्जांपल देखते हैं सब्जेक्ट मैटर का। आपने अपनी गाड़ी 5 लाख रुपए में मुझे बेचने का वादा किया, परंतु जब आप मेरे पास आ रहे थे उसी समय गाड़ी की टक्कर है किसी ट्रक से हो जाती है, तो ऐसी